नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का देहरादून दौरा। उत्तराखंड में केंद्रीय बजट की गिनाएंगे खूबियां। भाजपा मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। नगर निकाय और लोकसभा चुनाव की कवायद तेज। संगठन का विस्तार करने और चुनावी रणनीति बनाने में जुटी भाजपा। प्रदेश से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक युद्ध स्तर पर कर रही काम। जोशीमठ भूदसाब मामला। राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आई मोटी दरारें। स्कूल छोड़ रहे छात्र दिखे काफी भावुक। 4 धाम यात्रा से पहले प्रभावितों को विस्थापित करने की योजना। कनकल थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जेईई परीक्षा मामले में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नकदी और अवैध सामान के साथ 3 आरोपियों को दबोचा। फर्जी खबर चलाने वालों पर एसटीएफ की सख्ती। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और साथियों पर गिरेगी गाज। जनपदों की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की जाएगी कुर्क। अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद देहरादून दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में केंद्रीय बजट की वे खूबियां को गिनाएंगे। करीब दोपहर 12 बजे रविशंकर प्रसाद भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 2 बजे सुभाष रोड स्थित होटल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने देहरादून दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में केंद्रीय बजट की खूबियों को वे गिनाएंगे। करीब दोपहर 12 बजे रविशंकर प्रसाद भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे बाद सुभाष रोड स्थित होटल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के देहरादून दौरे को लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, मैं चाहूंगा, भारत सरकार ने बजट पास करने के बाद तमाम अपने बड़े नेताओं को बीजेपी शासित राज्यों में निर्देशित किया है कि जाकर के लोगों को मीडिया के माध्यम से बताने का काम करेंगे कि बजट में क्या क्या खूबियां हैं। इस बजट से टैक्स स्लैब में कितना राहत लोगों को मिला है, युवा वर्ग के लिए क्या सौगात है, किसानों के लिए किस तरीके से आय दोगुनी करने का एक माध्यम बन सकता है, औद्यानिकी है, आयुर्वेद है, योगा है, इन तमाम बातों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ और किया जा सकता है, किस तरीके से आगे की रूपरेखा तय की गई है। यानी बजट की जो तमाम खूबियां हैं, आज कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बकायदा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया के जरिए बजट की तमाम खूबियों को जनता के बीच में रखेंगे। और इसके अलावा 2 बजे के समय जो मुकर्रर किया गया है, उसमें प्रबुद्ध जनों का एक निजी होटल में एक कार्यक्रम किया गया, जो सीधा संवाद होगा बजट पर। यानी बजट में क्या खूबियां रही है, किस तरीके से इसका असर दूरगामी क्षेत्र में पड़ सकता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, रोपवे के क्षेत्र में हो, और उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि 5,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट रेलवे के जो 11 रेलवे स्टेशन है उनके विकास के लिए, विस्तार के लिए दिया गया है, उसको लेकर के भी आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बकायदा जन सम्मेलन के जरिए, या यूं कहें कि प्रबुद्ध सम्मेलन में लोगों से सीधा रूबरू भी होंगे और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एसएन पंत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वर्ष 2023 को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज मोटे अनाज का प्रचलन बढ़ रहा है। यह बात प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने जनपद भ्रमण के चौथे दिन शनिवार को एशिया के पहले होमस्टे हब तिवाड़गांव मरोड़ में गढ़वाल होमस्टे का शुभारंभ करने के साथ ही उत्तरायणी भगीरथी विकास समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही।
उन्होंने तिवार गांव मरोड़ को पर्यटन ग्राम घोषित करते हुए कहा कि जैसे पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग बड़ा प्रसिद्ध है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी कंडली की भुज्जी और मडुए की रोटी को भी प्रसिद्धि मिले। मनांग वैली की तरफ का इलाका है, जॉमसंग कहते हैं उसे। वहां जब मैं गया तो उतर करके एक होम स्टे होटल में गया और वहां मैंने देखा कि दाल भात से लेकर के वो पिज्जा भी बना रहे थे, स्पेगेटी भी बना रहे थे, मैकरोनी भी बना रहे थे। विनोद रावत जी। महिला बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना अपनी टीम के साथ औचक निरीक्षण करने स्कूल पहुंची तो वहां पर उन्होंने पाया कि विद्यालय नेशनल हाईवे के किनारे स्थित होने के कारण विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी खतरनाक है। इसके साथ ही साथ विद्यालय जिस भूमि पर है वह कृषि भूमि है और विद्यालय का भवन भी मानचित्र स्वीकृत नहीं है। विद्यालय में जगह जगह कांटेदार और बिजली की तारें भी बिछी हुई हैं। जो थोड़े से बच्चे और कर्मचारी भी हमें दिखे वो हिजाब पहने हुए थे, जो कि मेरे हिसाब से डिस्क्रिमिनेटरी है। स्कूल्स में इस तरह से हमें इसमें मतलब स्कूल में हमें क्या इंगित करना चाह रहे हैं हम हिजाब पहना के बच्चों को। शिकायतकर्ता ने हमें मदरसों के बच्चों का और इस स्कूल का की संतृप्तता पे भी बताया था, लेकिन मदरसों का अभी हमारे पास पूरा डेटा नहीं आया। हमने मदरसा बोर्ड से मांगा है। नगर निकाय और लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अपने संगठन को विस्तार करने और चुनावी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश से लेकर मंडल और बूथ स्तर पर भाजपा अपने संगठन के विस्तार के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि अगले वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और उससे पहले स्थानीय निकाय का चुनाव भी है। प्रमुख कार्यक्रम हमारा संगठन विस्तार का है। जिला स्तर पर संगठन का विस्तार हो चुका है। मंडल की कार्य समितियां 5 तारीख से पहले जो पूरे प्रदेश के 270 मंडल हमने बनाए हैं, सभी में मंडल की कार्य समिति गठित हो जाएगी और 10 तारीख तक जिला कार्य समिति की बैठक और 20 तारीख तक सभी मंडलों की बैठक हो जाएगी। इस संगठन तंत्र के विकास के लिए, विस्तार के लिए एक कार्यक्रम हम इस पे चल रहे हैं। दूसरी बात है कि अगले वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव हैं। पहला तो हमारा कार्यक्रम संगठन के विस्तार का है। जिला स्तर पर संगठन का विस्तार हो चुका है। मंडल की कार्य समितियां तुरंत 5 तारीख से पहले सभी पूरे प्रदेश के जो 270 मंडल हमने बनाए हैं, सभी में मंडल की कार्य समिति गठित हो जाएगी और 10 तारीख तक जिला कार्य समितियों की बैठक और 20 तारीख तक सभी मंडलों की बैठक। ये जोशीमठ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रविग्राम मौजूद है, जहां अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है, जो अब खतरे की जद में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि यहां पर कई जगह पर बड़ी बड़ी और मोटी मोटी दरारें पहुंच चुकी हैं, जिस कारण इस विद्यालय के आगे भी रेड क्रॉस के निशान लग चुके हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस विद्यालय में करीबन अनुसूचित जनजाति के 175 छात्र पढ़ाई करते हैं। वहीं अब यह आश्रम पद्धति विद्यालय का दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। बताया जा रहा है कि आश्रम पद्धति विद्यालय अब चमोली जिले के शेकोट मेठाना नामक जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। खास बात तो यह है कि राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आवासीय विद्यालय के रूप में माना जाता है। यहाँ पर सभी छात्र इसी विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ बच्चों का आवास भी है इसी विद्यालय में उपलब्ध था और जिन बच्चों के लिए यहाँ पर हॉस्टल जैसी व्यवस्था भी सरकार के द्वारा कर दी गई थी। बड़ी बात तो यह भी है कि जब आश्रम पद्धति के छात्र विद्यालय को छोड़ रहे थे, तब कई छात्र काफी भावुक होते हुए देखे जा रहे थे। कि आपदा के कारण बहुत दरारें आ चुकी हैं, जिस कारण ये स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रही है शेकोट मेठाना में। तो मैं सरकार से ये विनती करना चाहता कि इस स्कूल को इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर ना जाने दे। ये निवेदन होगा कि क्योंकि बहुत बच्चों के हम जैसे बच्चों के बहुत इस स्कूल ऐसे स्कूलों में बहुत भविष्य है। से यहाँ पर संचालित था।
इस विद्यालय में पढ़े हुए छात्र आज शासन स्तर पे या प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बहुत महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। विद्यालय का काफ़ी नाम था, लेकिन जिस प्रकार से सबको विदित है कि जिस प्रकार जोशीमठ में इस बार भूदशा हुआ, उसी की चपेट में हमारा ये विद्यालय भी आया। तमाम सर्वे किए, वैज्ञानिक यहाँ पर आए, उन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद ये पता लगा कि विद्यालय क्योंकि आवासीय है और ऐसी कंडीशन में क्योंकि विद्यालय के भवन पर दरार है, विद्यालय के फर्श पर दरार है, तो आवासीय विद्यालय होने के कारण यहाँ पर बच्चों को रखा नहीं जा सकता है। तो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमको निर्देश हुए हैं कि फिलहाल अग्रिम व्यवस्था होने तक हमको समाज कल्याण द्वारा संचालित राज्य के आश्रम। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नवीन भंडारी। नवीन, रविग्राम में मौजूद एक जो विद्यालय है जहां पर दरारों की जद के कारण वह भी खतरे की जद में पहुंच चुका है, तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं विद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जोशीमठ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रविग्राम मौजूद है और उसी रविग्राम में एक आश्रम पद्धति विद्यालय हुआ करता था जो कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए बनाया गया था। और बड़ी बात तो यह है कि आश्रम पद्धति विद्यालय में भी अब मोटी मोटी दरार का आने का सिलसिला अब जारी हो चुका है, जिस कारण उस विद्यालय पर भी रेड क्रॉस के निशान लग चुके हैं। और बड़ी बात तो यह है कि वहाँ के जो पढ़ने वाले जो छात्र थे वो छात्र अब दूसरे विद्यालय की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में जो है कि जो रविग्राम में जो पुराना विद्यालय हुआ करता था, उस विद्यालय के जो छात्र हैं वो काफी भावुक होते हुए देखे जा रहे हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद नवीन। जोशीमठ भूदसाव मामले के चपेट में अब विद्यालय भी आ चुके हैं। विद्यालय में मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं जो कि खतरे की जद में अब पूरा विद्यालय पहुंच चुका है। अब खबर देहरादून से है जहां जोशीमठ आपदा प्रभावितों का ये पूरा मामला है। चारधाम यात्रा से पहले प्रभावितों को विस्थापित करने की योजना बनाई गई है। 1 अप्रैल से पहले पुनर्वास कार्य पूरा करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने नई दिल्ली में इसको लेकर एक बैठक ली। एनडीएमए के अफसरों समेत 8 तकनीकी संस्थाओं के विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल बैठक की गई। बैठक में रिपोर्ट पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। हाई रिस्क जोन को जल्द से जल्द पूरी तरह खाली कराया जाए, विस्थापित करने के लिए युद्धस्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए। प्रभावितों की सहमति से विस्थापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही तकनीकी जांच रिपोर्ट का खुलासा होगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में मामला ठंड होने के बाद ही रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की योजना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला। हिमांशु, जोशीमठ आपदा प्रभावितों से जुड़े मामले पर केंद्रीय गृह सचिव नई दिल्ली में उन्होंने बैठक ली, वर्चुअली बैठक ली, क्या कुछ इस बैठक में सामने आया? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जोशीमठ आपदा को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। पक्ष विपक्ष इस पर लगातार राजनीति भी कर रही है और इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रही है। वहीं इसी बीच जहां एक और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की टीम जोशीमठ पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो भी नजर बनाए बैठे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गृह मंत्री अमित शाह वो भी इसकी मॉनिटरिंग करने पर लगे हुए थे। तो इसी क्रम में जो केंद्रीय गृह सचिव है उन्होंने दिल्ली में शनिवार को एक बैठक की और इसमें जो एनडीएमए की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके अफसरों के साथ और जो साथ ही वहां पर 8 तकनीकी संस्थाएं हैं वो अध्ययन कर रही थी, इनके साथ एक वर्चुअल बैठक की। क्योंकि जोशीमठ की बात की जाए तो जोशीमठ में इस वक्त 3 तरीके से अध्ययन चल रहा था, जियोलॉजिकल, जियोटेक्निकल और हाइड्रोलॉजिकल तरीके से वहां पर अध्ययन तमाम जो एजेंसियां थी उनके द्वारा किया जा रहा था। इसी को लेकर एक चर्चा की गई और बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा के साथ ही जो हाई रिस्क जोन है उनको जल्द ही खाली करवाने की कवायद शुरू कर दी गई है, क्योंकि अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। मात्र 100 दिन से भी कम का अब समय बच चुका है। ऐसे में क्षेत्र में
कहीं फिर से एक बार दबाव की स्थिति पैदा ना हो, या फिर जो सह ट्रैफिक की बात की जाए, चाहे वहां पर केयरिंग कैपेसिटी की बात की जाए, वो कहीं बढ़े ना। इस वजह से भी पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर वहां पर अधिकारियों को जल्द से 1 अप्रैल से पहले भी निर्देश दिए गए हैं कि पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर 1 अप्रैल से पहले कोई नीति बना ली जाए और साथ ही साथ उन्हें वहां पर विस्थापित कर दिया जाए। और इसी के साथ ही जो रिपोर्ट है, तमाम देश की नजर इस रिपोर्ट पर है, क्योंकि 8 केंद्रीय एजेंसियां वहां पर थी और पूरे देश के साथ साथ जोशीमठ शहर के जो नगरवासी हैं उनकी भी रिपोर्ट पर नजर है। लेकिन एनडीएमए और केंद्रीय गृह सचिव ने साफ तौर पर कहा है कि रिपोर्ट का जो खुलासा होगा वो सभी अध्ययन करने के बाद, जब उत्तराखंड आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, उसी के बाद इसका खुलासा किया जाएगा। जी इसमें भी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी पेपर लीक मामले के बाद जेईई परीक्षा को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायतें मिल रही थी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार एसआईटी द्वारा मामले की जांच की गई तो कनखल थाने में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसआईटी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 लाख रुपए और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। प्राथमिक रूप से अनियमितता मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुकदमा 3 तारीख को थाना कनखल पर दर्ज किया गया था। इसके बाद एसआईटी के द्वारा इसमें 7 संकलन की कार्रवाई की गई, जिसके आधार पर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अनुभाग अति गोपन में नियुक्त अनुभाग अधिकारी जो इस परीक्षा से जुड़ा हुआ था संजीव, इसकी गिरफ्तारी हुई। साथ ही साथ 2 ऐसे दलाल हुए हैं जिनके माध्यम से काफ़ी सारे छात्रों को इसमें प्रश्नों को दिया गया था, जिसमें उसका नाम नितिन चौहान और सुनील सैनी, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्तों से अलग अलग रूप में जो अवैध धनराशि अर्जित की गई थी करीब 7 लाख रुपए, ये भी बरामद हुए। अफवाह और फर्जी खबर चलाने वाले अब बच नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों पर भी एसटीएफ ने सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। ऐसे लोगों को 3 दिन का समय दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने उत्तराखंड एसटीएफ ने पोर्टल के जरिए भर्ती परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मीडिया कर्मी के पोर्टल के माध्यम से फर्जी खबर चलाई गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विभिन्न
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स के माध्यम से कई बार ऐसी अफवाहें सामने आ रही थी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी लोगों ने आरोप लगाया कि अनियमितता हुई है, जबकि उससे संबंधित कोई भी साक्ष्य साथ में उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तो इसमें जिस भी पोर्टल ने, जिस भी व्यक्ति ने इस तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, उनसे हमने 3 दिवस का उनको टाइम दिया है कि आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो वो हमारे पास लेकर आइए और उन एविडेंस की हम जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथ ही कोई बिना किसी तथ्य के, बिना एविडेंस के अगर कोई अफवाह फैलाएगा तो उसके विरुद्ध भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण विभाग में इस्तीफे का दौर जारी है। सैनिक कल्याण अधिकारी समेत 8 से ज्यादा अफसर और कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से अधिकारियों और कर्मचारियों पर गलत दस्तावेज बनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मना करने के बाद कई को पहाड़ों पर तबादला करने की धमकी भी दी गई। कुछ अधिकारियों का पहाड़ में ट्रांसफर आदेश भी निकाला गया। चमोली, हरिद्वार और पौड़ी से भी एक कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, सैनिक कल्याण विभाग में इस्तीफों का दौर जारी है। 8 से ज्यादा अफसरों ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ वजह सामने आ रही है इन इस्तीफों के पीछे? जी सुनिधि, मैं बताना चाह रहा हूं कि सैनिक कल्याण विभाग में इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी समेत 8 से ज्यादा अफसर व कर्मचारियों ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा की दौर इस क्रम से आगे बढ़ गई है कि विभाग में अफरा तफरी मच गई है। वहीं सूत्रों के अनुसार आरोप यह लगाया जा रहा है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर गलत दस्तावेज बनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर इन सभी को ट्रांसफर करने की धमकी दी जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे अधिकारियों का ट्रांसफर भी कर दिया गया था पहाड़ पर, जिन्होंने इस्तीफा बाद में दे दिया। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण में एक मंत्री और उनके कुछ करीबियों का भी नाम चर्चा में। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्रवीर सिंह बिष्ट ने शुक्रवार को भी अपना इस्तीफा दे दिया। इससे पहले सैनिक कल्याण निदेशालय से 3 कर्मचारियों ने हाल ही में इस्तीफा दिया था। ये तीनों कर्मचारी क्लर्क रैंक के थे। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्रवीर सिंह बिष्ट से पहले रिटायर्ड कर्नल डी कौशिक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। आगे मैं बताना चाह रहा हूं कि चमोली, हरिद्वार, पौड़ी से भी एक कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया था। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई अधिकारियों का पहाड़ पर ट्रांसफर का आदेश निकाला गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया गया था। तो इस तरीके से यह देखा जाए कि सैनिक कल्याण विभाग में लगातार जो इस्तीफा का दौर चल रहा है, इससे पूरा उत्तराखंड में एक यह सोच, यह जानकारी ली जा रही है कि आखिर किस वजह से, किन कमियों के कारण लोगों को इस तरीके से, अधिकारियों को इन तरीके से इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार भी आगे ध्यान देगी और इसी पर आगे भी नजर बनाए हुए। जी सुनिधि, करने के लिए आपका धन्यवाद यशराज। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा अंकित हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके साथियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार उनके द्वारा आपराधिक कृत्य पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी। जिसके मद्देनजर पुलिस द्वारा पुलकित आर्य द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई गई। तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य द्वारा जनपद हरिद्वार में लगभग 1 करोड़ 75 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। इसके साथ ही उसके द्वारा जनपद पौड़ी में लगभग 1 करोड़ 6 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। जिसके मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया कि दोनों जनपदों के जिलाधिकारियों के आदेश के बाद पुलकित आर्य की दोनों ही जनपदों की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की की जाएगी। इसमें थाना लक्ष्मण झूला में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आयोग को निर्देशित किए गए थे कि जो इनकी चलाचल संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा हासिल करें और लगभग जो है इनकी हरिद्वार में जो पुलकित आर्य है उनकी 1 करोड़ 75 लाख की संपत्ति, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी लैंड है और जो उनके पास वाहन उपलब्ध हैं, वो हमारी एक रफ एस्टिमेट जो है तैयार किया गया था। और उसके अलावा पौड़ी में जो
यमकेश्वर क्षेत्र में जो इनका ज़मीन है उसकी भी जो एक एस्टिमेट लैंड की तैयार की गई थी वो लगभग 1 करोड़ 6 लाख के ऊपर है। तो ये लगभग 2.25 करोड़ की संपत्ति का संबंधित जो जिलाधिकारी हैं उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के लिए भेजा जा रहा है। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का देहरादून दौरा, उत्तराखंड में केंद्रीय बजट की गिनाएंगे खूबियां, भाजपा मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। नगर निकाय लोकसभा चुनाव की कवायद तेज, संगठन का विस्तार करने और चुनावी रणनीति बनाने में जुटी भाजपा, प्रदेश से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक युद्ध स्तर पर कर रही काम। जोशीमठ भूदसाव मामला, राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आई मोटी दरारें, स्कूल छोड़ रहे छात्र दिखे काफी भावुक, चारधाम यात्रा से पहले प्रभावितों को विस्थापित करने की योजना। कनकथाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जेईई परीक्षा मामले में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, नकदी और अवैध सामान के साथ 3 आरोपियों को दबोचा, फर्जी खबर चलाने वालों पर एसटीएफ की सख्ती। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, मुख्य आरोपी पुलकित आर्या और साथियों पर गिरेगी गाज, जनपदों की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की जाएगी कुर्की। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।